विजय की ज्योत जलती रहे, देश की शान कम न हो, चाहे हम रहें या न रहें। कुछ ऐसी ही बातें कही जा सकती है टाइगर हिल पलटन 18 ग्रेनेडियर्स के विजय ज्योति हॉल में, जहां पर हम हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, करगिल के सूरवीर। 25 साल पहले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अगुवाई में 18 ग्रेनेडियर्स ने अदम्य साहस का परिचय दिया। देश की हिफाजत में 34 वीर सैनिक शहीद हुए। सर, पहला सवाल ये है कि करगिल युद्ध को लेकर आपकी पलटन को शुरुआत में क्या बताइए, क्या जानकारी मिली सर? कहाँ थे उस वक्त सर आप लोग? हम तो कश्मीर में आतंकवाद से लोहा ले रहे थे और ये बात है 16 मई की 99 में, जब आदेश मिला कि आप जो है पलटन को लेकर जो है तुरंत द्रास पहुंच जाइए। मैं तो एनुअल लीव पे था, छुट्टी पे था। मेरे सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन थे जिन्हें ये हुक्म मिला, और 16-17 को उन्होंने पलटन के लेकर और वो द्रास पहुँचे। और द्रास में हेलीकॉप्टर्स की रिकॉनेसेंस चल रही थी, दुश्मन की भारी आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी, और जो NH जो आपका श्रीनगर से ले जाता है वो बाधित किया जा चुका था आर्टिलरी फायरिंग से, और गाड़ियां भी तितर बितर थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आपने ज्वाइन कब किया सर? उस समय द्रास के हालात कैसे थे? हाँ, जैसे ही मुझे पता चला, हमने रेडियो में न्यूज़ सुनी, और मेरे उस समय के जो ब्रिगेड कमांडर AN ऑल थे वो भी दिल्ली में छुट्टी थे, तो हम दोनों ने वहाँ से तुरंत मेरे ख्याल 17 को हमने बस पकड़ी और हम चंडीगढ़ पहुँच गए। और चंडीगढ़ से हम दोनों फ्लाइट में जो है हम सीधे यूनिट में ना जाकर हम सीधे द्रास की तरफ चले गए। और 18 को मतायन एक जगह है जहाँ पे सेकंड इन कमांड कर्नल आर विश्वनाथन ने वहाँ पे पलटन को सेट किया था, और अगले दिन ब्रिगेड हेडक्वार्टर। और तो मतायन में जब पहुंचे तो कैसे उस समय? बिल्कुल वहाँ पर बहुत ज़ोरों से स्वागत हो रहा था। कैसे? बल्कि मतायन का मैं कहानी आपको बताऊं कि शुरू में सोचा कि मतायन जो है वो आर्टिलरी फायर से दूर है, और बहुत सारे यूनिट्स थे वो मतायन में लोकेटेड थे, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेन जगह थी, और जो जिला क्रॉस करने के बाद, हाँ, हेलीकॉप्टर्स और जो हमारे लॉजिस्टिक यूनिट्स में थी। लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई उनको भी वापस पीछे मुगलपुरा की तरफ जो है आना पड़ा और रीडिप्लॉय करना पड़ा। तो बड़ा अलग किस्म का मंजर था, जबकि हर तरफ से जो है फायरिंग चले आ रही थी। तो 19 को हम भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में गए, और उस समय ये जो जिम्मेवारी थी इस पूरे इलाके की 1-to-1 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड की थी। उस टाइम ट्रूप्स बहुत कम थे, पूरा कारगिल और द्रास के इलाके को यही ब्रिगेड देखता था। और जो उस समय के कमांडर थे उन्होंने ब्रीफ किया और तोलोलिंग की तरफ इशारा करते हुए। क्या ब्रीफ था? और आप लोकेशन कहाँ थी सर? द्रास में थे। वहाँ पे उनका टैक हेडक्वार्टर था, 16 ग्रेनेडियर्स की लोकेशन थी। वहाँ पे उन्होंने ब्रीफ बाहर ग्राउंड से ब्रीफ किया कि ये सामने तोलोलिंग की पहाड़ी है, इसमें तकरीबन 5-6 मुजाहिदीन हैं। तोलोलिंग की पहाड़ी में? जैसे ये सामने ये बिल्कुल ये तोलोलिंग के चित्र हैं उस समय के, और 5-6 जो है मुजाहिदीन जो है तोलोलिंग की पहाड़ी पर आ गए, यही खबर थी। और जल्दी से जल्दी जो है आप इसके ऊपर कब्जा करिए। कब्जा कर लिया। तो हमने कुछ समय मांगा, क्योंकि यूनिट नई थी, फायरिंग चल रही थी, और हाई एल्टीट्यूड एरिया था। और आप अगर तोलोलिंग की हाइट देखें तकरीबन 15,000 फीट के आसपास वहाँ की हाइट है, और वहाँ पे स्नो क्लोथिंग की ज़रूरत है, क्लाइमेटाइजेशन की ज़रूरत है। तो नेचुरली हालात तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर में रिकॉनेसेंस चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और इसलिए यही आदेश था कि जल्दी से जल्दी कब्जा किए जाए। उस समय तारीख क्या था सर जब आप? ये हमें ऑर्डर तकरीबन 19 मई 99 को ऑर्डर दिया गया, 19 मई को। और ये कहा गया कि 21 मई से आपने ऑपरेशन शुरू करना है। तो हमने एक दिन और मांगा, तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन है मैंने 22 मई 99 को शुरू तो किया। कैसे आप उन्होंने प्लानिंग की कैसे? क्योंकि देखने से सर, नीचे से आप अगर देखिए, सड़क से देखिए सर, तो तोलोलिंग लगता है कि बिल्कुल सामने है और आराम से आप आप देखिए, अगर तोलोलिंग को दुश्मन ने बड़े एक साजिश, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वहाँ ऑक्यूपाई किया, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट लोकेशन थी पूरे सेक्टर में। ये जो NH जो ले और कारगिल और ये श्रीनगर वाला था, तो वहाँ से बिल्कुल इफेक्टिवली बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन वो पूरा इस रोड को डोमिनेट कर सकता था।
तो हमें भी लगा कि 5-6 मुजाहिदीन हैं, क्योंकि हम तो आतंकवाद से लड़ ही रहे थे, तो हमें भी लगा कि 5-6 मुजाहिदीन को कवर करना कोई मुश्किल नहीं था। और जितना भी 1-2 दिन का जो टाइम था, हमने बिम्बट जो है अपना एडम बेस बनाया, वहाँ पे हम मेरे एडजुटेंट थे मेजर राजीव कुमार, उनको वहाँ पे लगाया और पूरा एडम लॉजिस्टिक एमुनेशन बिल्डअप वहाँ पे हमने किया। और 22 तारीख को हमने जो है ऑपरेशन जो है पूरा शुरू किया। कितने मोटे जवान तौर थे? पे मोटे तौर पे हमने यही किया कि आगे जो है घातक जाएंगे अंडर कैप्टन सचिन निबालकर, उनके पीछे अल्फा कंपनी रहेगी मेजर रणधीर राठौर के नीचे, और उसकी तरफ पीछे जो है ब्रेवो कंपनी जो थी वो मेजर तोमर के नीचे जो है ब्रेवो कंपनी रहेगी, और जो चार्ली कंपनी है और मेजर जॉय दास गुप्ता की तरफ से 0.150 हम्प की तरफ से जो स्पर जाता है उसकी तरफ से इंटरसेप्ट करेगी। तो इस तरह से 3 तरफ से हमने जो है हमला करने का सोचा। हाँ हमने करे, और लेकिन एडवांस में हमने घातक को आगे रखा। जी, फिर उसके बाद तो ये 16 ग्रेनेडियर्स भी वहाँ पे थी जो ऑक्यूपाई वहाँ पे कर रही थी, उनकी एक प्लाटून भी थी। तो हम 22 को जब एडवांस शुरू किया तो उनकी प्लाटून से हमने जो भी दुश्मन के बारे में जानकारी ली, और जैसे ही 22 को हम शाम को तकरीबन होने लगा तो उनका आर्टिलरी फायर जो है वो खुल पड़ा दुश्मन का ऊपर से, क्योंकि 0.5140 से और सब जगह से वो गिन सकता था आदमी कि कहाँ से ऊपर आ रहे हैं। और उसके बाद हमारा भी 81 मोटर्स था, आर्टिलरी तो हमारे पास बहुत उस टाइम नहीं थी, और जो हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो जो है 22 तारीख शाम को शुरू हो गया पाकिस्तानियों के साथ उनके साथ। और जो मेजर रणधीर की जो कंपनी थी, जब शाम को पूरी रात घातक जो है वो लड़ते रहे, तो सवेरे जो है मैंने मेजर रणधीर की कंपनी को आगे जो है उनको भेजना चाहा। तब जो है हमने देखा कि तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वहाँ से 10 और 15 जवान जो है हमें जो है वहाँ पे दिखाई दिए काले ड्रेसेस में, और जैसे कि ये जो मुजाहिदीन की ड्रेसेस होती है उसके ऊपर। और उसके बाद जो है जो ऑटोमेटिक का फायर है और जो उनके स्नाइपर का फायर्स है और जो आर्टिलरी का फायर है वो जो है वो बढ़ता गया। और उसके बाद जो है फिर मैंने मोबिलाइज जो चार्ली कंपनी है उसको किया, डेल्टा कंपनी मेजर विशाल के उनको मोबिलाइज किया। और परंतु फिर जैसे जैसे हम आगे एडवांस करने लगे, क्योंकि दिन के समय तो एडवांस करना मुश्किल था, दिन को अच्छा बिल्कुल खाली रिजिज थे और वो देख सकता था ऊपर और बिल्कुल टारगेटेड फायर कर सकता था। तो ऑपरेशन रात के समय ही, और उन्होंने जो थे आपके रिजिज थे उनको सबको ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इसी तरह से हम लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हमारी कैजुअल्टीज होनी शुरू हो गई। हाँ, उसके बाद मैंने कहा कि आरटी बिल्डअप अभी हुआ नहीं था, तो मैंने हेलीकॉप्टर्स के लिए रिक्वेस्ट किया कि हेलीकॉप्टर से हम ट्राई करेंगे। तो मेजर राजेश अधिकारी को मैंने नीचे दराज में भेजा और हेलीकॉप्टर के ऊपर एमएमजी माउंट की, और उस तरह से कोशिश की हमने फायर करने का, तोलोलिंग टॉप के ऊपर फायर करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं उस हाइट से उस तरह से एमएमजी का फायर उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो जब भी इस तरह का हेलीकॉप्टर जाता था तो वो रिवर्स स्लोप में पीछे चले जाते थे, तो उस तरह से वो फायर इफेक्टिव नहीं होता। और ये भी खतरा था कि हेलीकॉप्टर को भी टारगेट कर सकते थे। हाँ, और वो किया उन्होंने। 28 मई को आपने भी सुना होगा कि मी-17 का हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने मार गिराया, और वहाँ पे उन्होंने स्टिंगर मिसाइल रखी। स्टिंगर मिसाइल से फायर हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी जो हथियारों की तादाद, आर्टिलरी का फायर, ऑटोमेटिक जितने भी वेपन्स थे उनके पास, मशीन गन्स थी, उसका फायर जैसे जैसे हम नज़दीक जाते गए वो बढ़ता गया। और फिर जो है ब्रेवो कंपनी जो है, हमने रिजिज जो तीनों रिजिज ऊपर जा रहे थे उसमें भारी सफलता कर ली, लेकिन जो टॉप वाला पोर्शन था, जो बर्बाद बंकर वाला एरिया था, वो मैंने ब्रेवो कंपनी को फिर वहाँ से डिटेल किया कि भाई आप जो है 28, 29 और 30 मई को जो है आप इसके ऊपर हमला करेंगे। और वो इसमें हमले में गए और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेजर राजेश अधिकारी जो थे वो मैकेनाइज के ऑफिसर थे, 2 मैकेनाइज के, और वो मेरे पास अटैचमेंट के लिए थे, और उनकी अटैचमेंट जून महीने में ख़त्म होने जा रही थी। और इतने में ये युद्ध शुरू हो गया, और भाग्य की विडंबना देखिए कि वो इस लड़ाई में लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गया तोलोलिंग की लड़ाई में। और जब वो हमले में जा रहे थे, उनकी वाइफ थी किरण, उनका पत्र भी आया, और उन्होंने अपने जवानों को बोला कि अभी नहीं, और इस पत्र को मैं जब तोलोलिंग फतेह कर लूँगा, कैप्चर कर लूँगा, तब इस पत्र को पढ़ूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो शहीद हो गए।
और जब उनका पार्थिव शरीर वापस गांव में गया नैनीताल में, तब जो है वो पत्थर जो है वो बिना पढ़े ये भी वापस चला गया। इतना होने के बाद जब इस तरह की हालात हो गई, तब मैंने देखा क्योंकि प्रेशर्स ऊपर से भी बहुत था कि भाई तोलोलिंग क्यों नहीं कैप्चर हो रहा है, अगर 5-6 मुजाहिदीन हैं तो बात भी सही है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यहाँ तो तकरीबन नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री की तकरीबन एक कंपनी प्लस है। एक कंपनी मतलब 70-80 आदमी, मतलब कम से कम तकरीबन आप समझिए 100 के आसपास, जिसमें हम्प भी शामिल है और तोलोलिंग और 0.4590 का हम्प जो है तोलोलिंग के ठीक हाँ, उसके बाद 0.5140 का जो इलाका है, तो वहाँ पे इतनी वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ थी। और जो ये रिज था जो पीछे की तरफ जो था जा रहा था 5140 की तरफ से, वहाँ से उसकी जो सप्लाई लाइन थी वो बरकरार थी, और जितनी भी उनकी रीइंफोर्समेंट्स थी या काउंटर अटैक फोर्सेस थी वो उस रास्ते से आती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब आखिरी पुश के लिए मैं देख रहा था कि उस तरह से थोड़ा सा मोराल में भी फ़र्क पड़ता है, इतने दिन हो गए और कामयाबी नहीं मिल रही है। तो मैंने कर्नल विश्वनाथन को कहा कि कर्नल विश्वनाथन मेरे 2IC बिल्कुल हम साथ थे, जितने भी वो बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, और आतंकवाद के विरुद्ध जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं वैली में उसमें भी साथ रहते थे, और इसमें भी अगली जो सबसे फॉरवर्ड मोस्ट कंपनी होती थी वो मेरे साथ अमूनन सर 2IC तो इस तरह के ऑपरेशन में नहीं जाते थे। हाँ। 2IC नहीं जाते क्योंकि बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं या लॉजिस्टिक बिल्डअप देखते हैं और रेयर में होते हैं, लेकिन उन्होंने वॉलंटियर किया साथ रहने के लिए। अच्छा। और वो बिल्कुल मेरे साथ अग्रिम जो भी टुकड़ी होती ये आपकी पलटन का जोश दिखाता है बहुत। बिल्कुल, क्योंकि मैं सीनियर लेफ्टिनेंट था, वो जूनियर कमीशन होके यूनिट में आए, तो जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत बॉन्डिंग जो है वो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। और मैंने कहा कि वो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, और जितने भी वहाँ पे हमले में जब भी जवान जितने भी गए, मैं और जो विश्वनाथन थे हमेशा उनके साथ जो है उनके पीछे खड़े रहते थे, उनको हौसला अफजाई करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि सर अगर आप हमले में जाओगे तो मैं पीछे कह रह सकता, और मैं ये बताना चाहूँगा कि उस हमले को उन्होंने लीड किया, और जहाँ पर मेजर राजेश अधिकारी जो थे उनकी बॉडी वहाँ पे फंस गई। मेजर राजेश अधिकारी, हाँ, ये मेजर राजेश अधिकारी हैं, हाँ। ये कर्नल आर विश्वनाथन है जो मैं जिक्र कर रहा था। और इनकी जो बॉडी थी, जो बर्बाद बंकर था तोलोलिंग टॉप से थोड़ा पीछे, अब आप देखिए कि हालात ऐसी थी कि हम नीचे थे और वो ऊपर थे हाँ। और बॉडी बीच में थी। वो चाहते थे कि 800 मीटर नीचे मेरे ख्याल से, नहीं तो 30-35 मीटर का ऊपर नीचे, हम पत्थर के पीछे थे। हाँ। वो भी पत्थर के पीछे। अच्छा। वो चाहते थे कि बॉडी को और हथियार और उसके सामान को ले जाएं, लेकिन हम नीचे से फायर करते थे, वो नहीं ले जा सकते थे। और ये बॉडी जब जिस दिन 12-13 को हमला हुआ उस दिन हम इनको 12-13 जून को रिकवर। लेकिन जब हमले में मैं और विश्वनाथन जब हम हमले में गए, जैसे ही हमने इनकी बॉडी क्रॉस की, हम थोड़ा सा कोई 15-20-25 मीटर आगे गए, चारों तरफ से जो है फायर हमारे ऊपर, जो हमारी QRT थी, जो मेरे COs की जो टुकड़ी थी, और जो मेरे दूसरे JCOs थे, यहाँ देखिए सुबेदार रणधीर हैं, रणधीर वगैरह है, हाँ, और हवलदार राम कुमार है वहाँ पर, राम कुमार है, बाकी दूसरे जो साथी थे, ये इसमें जो है मुझे 7 जवान जो थे वो बिल्कुल इसमें गुत्तम गुत्था की लड़ाई में शहीद हो गए। आमने सामने गुत्तम पाकिस्तानियों के साथ, बिल्कुल आमने सामने, और चारों तरफ से MMG फायर, और बिल्कुल एक किलिंग जो ग्राउंड के एरिया में हम फंस गए। और जो आगे चल रहे थे, जो मेरा RP हवलदार था, हवलदार बलवीर, उसने कहा कि 2IC साहब को गोली लग गई है, कर्नल विश्वनाथन को। तो मैंने कहा इनको पीछे ले आइए आप, अब बर्फ मतलब बारिश हो रही है, ठंड है, चारों तरफ से फायर है, बड़ी मुश्किल से खींच के, और साथ में जो लेफ्टिनेंट बलवान थे और जो कैप्टन सचिन थे, तो मैंने कहा कि नहीं, जो इनको और जो दूसरे घायल हमारे दूसरे इसमें हुए थे उनको पीछे खींच के लाए। लेकिन हम पीछे लाए, एक पत्थर के नीचे लाए, और रात का वक्त था, उसमें लाइट तो हम जला नहीं सकते थे, और जो भी फर्स्ट एड छोटी मोटी हम दे सकते थे हम दिए, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, और मेरी गोद में मैं उनको सहलाता रहा, और उसी तरह जो है इन्होंने मेरी गोद में जो है वो दम तोड़ा। कर्नल विश्वनाथ के बारे में कि वो पत्नी से बात भी नहीं कर पाए अंतिम समय में। कर्नल विश्वनाथन उसमें सैटेलाइट, बिल्कुल देखिए, ट्रूप्स के लिए क्या होता था, रेयर से सैटेलाइट फ़ोन आता था बात करने के लिए, क्योंकि कितने दिन हो गए थे तो घर बात कर सकते थे। इनको कहा गया कि आप भी, इनकी पत्नी उस समय मऊ में थी,
मध्य प्रदेश में, तो आप भी अपनी बात कर। तो इन्होंने कहा नहीं, पहले ये जवान जो हैं ये बात कर लें और उसके बाद जो मैं आराम से बात करूँगा। लेकिन वहाँ पे ठंड है, मौसम ख़राब है और जिसकी वजह से वो जो बैटरी थी वो पूरी ख़त्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई और ये अपने परिवार से जो है वो बात नहीं कर पाए थे। देखिए, इतना जवान खोने के बाद, इतने सैनिक जो है अपने देश के लिए जो है शहीद हो गए, उसके बावजूद आपका हौसला जो है, आपके पलटन का हौसला नहीं खोया, राजदीप के साथ तिरंगा फहराया आप लोगों ने तोलोलिंग पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान हूँ कि 22 दिन लगातार डे एंड नाइट अंडर फायर, बिल्कुल अंडर फायर, बिना नहाए, और जो रोटी भी आती थी बोरी में भर के और वो 4-5 दिन चलाते थे, बर्फ़ को पिघला के पानी पीते थे, और उसके बाद भी लड़कों का मोराल बहुत हाई मोराल था। और उसके बाद जब हमने इनको 2 और 3 की रात को इनको खोया, तब जो 8 माउंटेन डिवीज़न था उसने उस इलाके की पूरी जिम्मेवारी संभाल ली थी। और जनरल महेंद्र जो पुरी थे, बहुत अच्छे जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया और उन्होंने देखा कि ये सचमुच कुछ गड़बड़ हैं और ये रेगुलर्स हैं। उसके बाद प्रॉपर रिकॉनोसेंस का सिलसिला शुरू हुआ, पूरी डिटेल्ड प्लानिंग बनी और पूरा बिल्डअप का इंतज़ार किया। वफर जो है वो 5 जून को पहुँचे और वफर्स की फायरिंग डायरेक्ट रोल में तोलोलिंग पे 15 दिन होती रही, 2 जून से लेके 12-13 की रात को। और लेफ्टिनेंट बलवान और कैप्टन सचिन निबालकर 100 गन एक साथ फायर कर रहे थे सर। 100 गन तो नहीं थे, पर वॉफर्स के वो टाइगर हिल में थे जो 100 गन फायर कर रहे थे। लेकिन हाँ, पर इसमें डायरेक्ट फायरिंग रोल में आपके वफर्स आ गए थे, ये मेरे दोनों अफसर। और रेयर में आप देखेंगे जो उस समय के जो CRT थे, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह और ब्रिगेडियर ऑल जो है दराज से वफर्स का फायर इसके ऊपर 10-15 दिन में बिल्कुल इसका मलियामेट जो है तोलोलिंग का कर दिया गया था। और इसी तरह जब प्लानिंग के साथ जो गाइडेंस है, फर्म बेस है, वहाँ पे जो माइंस वगैरह लगाना है और जो फायर सपोर्ट देना है, वो 18 ग्रेनेडियर्स ने जो है 2 राजरीफ को 12 और 13 की रात को प्रोवाइड किया। और 13 को जो सुबह है ये जो है तोलोलिंग के ऊपर जो है विजय हासिल की गई। विजय की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी सर आपकी पलटन को, क्योंकि एक पलटन जो होता है एक मतलब एक परिवार की तरह होता है, जो बॉन्डिंग आपस में होती है, जैसा आप बता रहे थे कर्नल विश्वनाथ पर। फिर उसके बाद आप लोग को कहा गया कि इतना होने के बावजूद, नुकसान होने के बावजूद आपको जिम्मा दिया गया टाइगर हिल जो मदर। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इस लड़ाई में मेरे 2 ऑफिसर, 2 JCOs और 21 जवान शहीद हुए। 21, अच्छा। और 10 जवान जो है वो 2 राजरीफ के शहीद हुए जी। और ये होने के बाद 13 को जैसे ही हमने वहाँ पे इनको कैप्चर किया, मुझे हुक्म दिया गया कि 5.5140 और तोलोलिंग के बीच में जो हम्प का इलाका, अच्छा, हम्प का इलाका, हाँ, उसको भी कैप्चर करो। अच्छा। और उसको भी मेजर जॉयदास गुप्ता जो थे, उन्होंने 14 की सवेरे जो है वो पूरे हम्प को, जो भी इलाके को कैप्चर किया गया। और यहाँ भी आर्टिलरी फायर से, जब हम अटैक में जा रहे थे आर्टिलरी फायर के लिए, क्योंकि दुश्मन ऊपर से देख रहा है, आपको वहाँ छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पे मेरे 9 जवान जो है वो शहीद हुए हम्प में। और वो भी अटैक से 1 घंटा पहले, हमला से 1 घंटा पहले। फिर मुझे ब्रिगेड कमांडर, उसके बाद भी आपने हमला किया? हाँ, उसके बाद भी। और एक जवान को जो इंजर्ड हुआ, उसको पीछे लाने के लिए 6 से 8 जवान लगे। तो जहाँ मैंने 2 कंपनी से हमला करना था, वहाँ मैंने A कंपनी से हमला किया और A कंपनी इनको वैक्यूएट जो इंजर्ड थे उनको वापस लाने के लिए पीछे ले गए। और 1 घंटा का जो है मेरे कमांडर्स ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि कंप्लीट जो डिवीजन की आर्टिलरी थी वो बाकी ऑपरेशंस में फाइनली जीत मिली वहाँ पर हम में। फाइनली में मेजर जॉयदास गुप्ता के नेतृत्व में, और वहाँ पर हवलदार उधम सिंह जो थे और जिसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जॉयदास को सेना मेडल थे, इन्होंने जो है हम्प का जो ऑब्जेक्टिव था उसको इतना खोने के बाद भी उसको कब्जे में किया। सर, मदर ऑफ ऑल बैटल इसको कहा जाता है टाइगर हिल को सर। उसके बाद आप लोग को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो टाइगर हिल जो लेसन जो आपने तोलोलिंग से लिया था, हम से लिया था, वो सारे जो सिखलाई जो थी उसका इस्तेमाल किया सर आपने टाइगर हिल पर? देखिए, टाइगर हिल अगर आप देखिए तकरीबन 16,500 फीट की हाइट पे है, और तोलोलिंग और टाइगर हिल द्रास वाले सेक्टर में एक बहुत सामरिक महत्व की बहुत बड़ी डोमिनेट करता है, बहुत बड़ी चोटी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कमांडर्स को, उन्होंने फेथ रखा कि तोलोलिंग के बाद भी मुझे उस ऑब्जेक्टिव के लिए मेरी यूनिट को चुना। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें थी, क्योंकि बहुत हानि लॉस जो है मुझे जो अपने साथी खोने पड़े तोलोलिंग ऑपरेशन में, तो मेरे दिमाग में यही था कि किसी तरह इस तरह से प्लानिंग की जाए कि ये लॉस कम से कम हो।
मुझे नहीं, 8-6 जिसने शुरू में वहाँ घेराबंदी की थी उन्हें भी, हाँ, जब उन्होंने वहाँ पे जो शुरू की कार्रवाई उन्होंने की थी उनको भी बहुत साथी वहाँ पे खोने पड़े। तो इसलिए मेन यही था कि भाई तोललिंग को जो टाइगर हिल है इसको क्या, और पहले ही अनाउंस कर रखा था, जैसे आपने कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि भाई टाइगर हिल को हम किसी भी हालात में हिंदुस्तानी सेना को नहीं देंगे और इट विल बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स करके। और पर आप देखिए जिस तरह से इतना खोने के बावजूद भी मैं कई बार खुद हैरान होता हूँ कि क्या ऐसी ताकत है, हम जोश जुनून है हमारे जवानों में कि टाइगर हिल के ऊपर जो है 3 और 4 की जो टॉप है उसको किस तरह से घातक ने और जो बाकी कंपनियों ने मिलके किस तरह से उसके ऊपर फतेह हासिल की। कैसे फतेह हासिल किया देख रहे हैं सर, आपकी वीरता की जो गाथा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये टाइगर हिल की हमारी गैलरी है, आप देखिए उस टाइम के जो रक्षा मंत्री है उनका जो एप्रिसिएशन लेटर है, उस टाइम के जो चीफ है उनका एप्रिसिएशन लेटर है, और ये देखिए तिरंगा फहराते हुए, और ये आर्म्स और अम्युनिशन जो वहाँ पे कैप्चर किया गया था वो आप देखिए। क्योंकि कैसे आपने मतलब टाइगर हिल में जस्ट लाइक इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल बनाया सर? नहीं, ये पूरी जवानों का जोश था, जुनून था, उत्साह था और उनकी जो विल पावर थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तोलोलिंग में तो किसी को पता नहीं था ये मुजाहिदीन है, यहाँ तो अब पता था कि ये रेगुलर्स हैं। अच्छा, रिकॉनेसेंस के लिए समय दिया गया, तैयारी के लिए पूरा समय दिया गया। जैसे आप कह रहे थे कि 120 गन, 18 फायर यूनिट्स मेरे पास थे, बफर्स मेरे पास थे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मेरे पास थे, हाई एल्टीट्यूड वॉर्स की जो टीम थी जो रो फिक्सिंग करते थे, इंजीनियर्स के मेरे पास एलिमेंट्स थे, मिलान जो 5 गार्ड्स के मेरे पास एलिमेंट्स थे, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और रिकॉनेसेंस जो हमारे उस समय कर्नल विश्वनाथन को तो हमने खो दिया, लेकिन मेरे सेकंड इन कमांड कर्नल DVS पंगाल आए और उनको जो थे वो रिकॉनेसेंस पार्टी के कमांडर बनाए गए। और सबसे जो 24 तारीख को हमको वार्निंग ऑर्डर मिला कि आपने टाइगर हिल के ऊपर कब्जा करना है, तो मेरे पास 24 से लेके 24 जून 99 को मेरे पास 6-7 दिन रिकॉनेसेंस के लिए थे। हम सेंडो पे गए, हम टाइगर हिल के पीछे परियों वाला तालाब में गए, हम .4460 जहाँ पे इनका टैक हेडक्वार्टर था 8 का, हम CO जो तो 8 के थे कर्नल SP सिंह, उनसे मिले, उनके कंपनी कमांडर से मिले, उनसे हमने गाइडेंस ली और एक बड़ी तजवीज़ बनाई। तजवीज़ में कुछ नहीं, क्योंकि 3 तरफ से तो वो दिख ही रहा है, वो जो 3 रिज ऊपर जा रहे हैं, साउथ है, ईस्टर्न है और साउथ ईस्टर्न है, 3 रिज जो है ऊपर जा रहे हैं। वेस्टर्न रिज जो है वो उसका खुला रहता था क्योंकि उसकी सप्लाई लेन वही थी जो हेलमेट और आपका इंडिया गेट की तरफ से था, तो वो मूवमेंट हमने वहीं से दिखाई। लेकिन जो घातक है, जो एलिमेंट, एक तो मल्टी डायरेक्शनल अटैक दिखाया, उसको ये नहीं पता रहे कि किधर से हमें, क्योंकि रात के समय हमला था, लेकिन जो घातक थे उनको हमने सबसे पीछे वाले परियों वाले तालाब की तरफ से तो पाकिस्तान चढ़ा के, हाँ, ऊपर चढ़ा दिया, जो कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान वो बीच में पहुंच गए ऊपर, अच्छा, जिससे खलबली मच गई। यहाँ से कैप्टन सचिन निबालकर की डेल्टा कंपनी, मेजर PJ जो मिजार थे चार्ली कंपनी कमांड कर रहे थे, अल्फा कंपनी मेजर राठौर कमांड कर रहे थे, और इनके साथ जो बाकी 2 ऑफिसर थे, मेजर जॉयदास गुप्ता थे, कैप्टन नूप सिंह थे, ये सारों ने मिलकर जो है ऊपर किया। लेकिन जो घातक थे जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, ओके, हाँ, वो घातक के कमांडर थे, और इनके नेतृत्व में हवलदार मदन सिंह जो कि आगे वाली जो टुकड़ी थी उसके टीम लीडर थे, और जो सबसे आगे थे जो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये सबसे आगे थे, और जिन्होंने ऊपर रस्सा डाल के ऊपर पहुंचे और बिल्कुल एक पीछे की तरफ से वहाँ गए, जिसकी वजह से वो बीच में सैंडविच हो गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, हाँ, हड़बड़ाहट होगी। और उसके बाद उन्होंने कई लोकल अटैक किए, और उसमें जो ये लड़का था अभी योगेंद्र यादव 18 साल का लड़का था, 3-4 साल की सर्विस थी, और घायल होने के बाद भी इसने जो वहाँ की मशीन गन थी उसको न्यूट्रलाइज़ किया। और हालांकि इस लड़ाई में मेरे जो आगे वाली जो टीम थी उसके 5 साथी जो थे वो वहाँ पे शहीद हो गए, इंक्लूडिंग हवलदार मदन लाल, जिसे कि वीर चक्र से बाद में सम्मानित किया। तो ये लड़का जो था जो वो होल्ड ऑन कर रखा था, और जिससे कि जो बाकी टुकड़ियाँ थी वो जो है ऊपर टाइगर हिल टॉप पे कब्जा करने में 13 और 4 की जो जुलाई, जिसे हम टाइगर हिल डे मनाते हैं। टाइगर हिल फीचर बहुत बड़ा है, आप देखिए तकरीबन 1 किलोमीटर बाई 500 मीटर है। उसके बाद फिर जो है आपका जो बाकी कार्रवाई है, जो बाकी फीचर्स है, उसको फिर हमने 6, 7 और 8 की सुबह को जो पूरा फीचर है उसको लिया। और इस टाइम 8 सिख की जो एक तकरीबन 60
करके मैंने कमांडर से बात की कि जब तक कि वेस्टर्न रिज नहीं कटेगा तो ये इनकी रीइंफोर्स आती रहेगी। और इसके साथ मैंने एक अपनी प्लाटून मतलब ऐसा तय कर दिया कि पाकिस्तान जो है काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी। तो हाँ, तो उनकी कंपनी जो है बीच में जो है इंडिया गेट वाले इलाके में डाली गई। और साथ में मेरे कैप्टन नूप सिंह की उनकी जो एक प्लाटून जो है वो भी उनके साथ में वहाँ पे डाली गई, जिससे कि वेस्टर्न रिज जो है वो भी कट गया। और इस तरह पूरा टाइगर हिल फीचर जो कि एक सामरिक महत्व था, जिसे पाकिस्तान कहता था कि इसे कभी भी हिंदुस्तान फौज जो है कभी नहीं ले जा सकती, और पूरा पाकिस्तान में खलबली मच गई। और आप जानते ही हैं कि वो पूरा जब ये हुआ तो नवाज शरीफ जी एकदम वो बिल क्लिंटन के पास चले गए और अटल जी के कहने लगे कि भाई सीज़ फायर करिए और ये करिए। और अटल जी ने कहा भी कोई मतलब नहीं जब तक कि मैं सबको नहीं खदेड़ लेता अपनी सीमा से, जो कि 26 जुलाई को जो टास्क पूरा किया, जैसे कारगिल विजय दिवस मनाता है। तो एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत एक साइकोलॉजिकल जो विन था और एक जो बड़ा नया मोड़ पूरी लड़ाई में आया द्रास में, ये जो दोनों पहाड़ियाँ जीतने के बाद। उसके बाद चाहे आपका मस्को हो, आपका कारगिल हो या बटालिक हो, उसके बाद एक के बाद एक जो दूसरी पहाड़ियाँ भी है वो गिरती चली गई। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश को गर्व है, फक्र है, जो 25 साल पहले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अगुवाई में 18 ग्रेनेडियर्स ने वो अद्भुत काम कर दिखाया, जिसका नाम कह सकते हैं कि वीरता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।